दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। इस समय मैं अयोध्या धाम में हूं, जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। यहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म की ध्वजा फहराएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में इस विशेष आयोजन की क्या है अद्भुत और अतुलनीय तैयारी, आपको एक एक क्षण की तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहले जनहित की कवर स्टोरी देखिए, जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग बिहार के बाद यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची में हर योग्य वोटर की मौजूदगी सुनिश्चित करने और अयोग्य को बाहर करने की कवायद में जुटा हुआ है। लेकिन अफसोस यह है कि इस शुद्धिकरण पर सियासत विशुद्ध हो रही है। इस बीच कहीं से बूथ लेवल अधिकारी की मौत तो कहीं से नौकरी से इस्तीफे की खबर भी अचानक तेज हो चली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचमुच चुनाव आयोग के काम से बीएलओ दोहरे दबाव में हैं, या फिर उनके जरिए कुछ राजनीतिक दल अपना हित साधने में जुट गए हैं। आज यही है जनहित की हमारी कवर स्टोरी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची का शुद्धिकरण जारी है। इसके साथ ही जारी है चुनाव आयोग की इस कवायद पर राजनीतिक महाभारत, क्योंकि मतदाता सूची की साफ सफाई पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों को खासा ऐतराज है। लेकिन आलोचनाओं से इधर चुनाव आयोग का काम पूरी रफ्तार से जारी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की हैं, जहां बूथ लेवल ऑफिसर घर घर दस्तक दे रहे हैं, मतदाताओं में फॉर्म बांट रहे हैं, फॉर्म भरवाने के बाद जांच पड़ताल कर उसे अपलोड कर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला अचानक सुर्खियों में आ गया है। वजह है काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 60 से ज्यादा बीएलओ पर एफआईआर और एक बीएलओ का वायरल इस्तीफा। इन दोनों ही मामलों का सच क्या है, एबीपी न्यूज ने जमीन पर जाकर पड़ताल की है। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी के कार्यालय पे मौजूद हैं, जहां हमने जिलाधिकारी से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार बीएलओ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसके पीछे की क्या वजह है। साथ ही एक बीएलओ जो पिंकी सिंह हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि जिलाधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर जिले के गेझा गांव की गवर्नमेंट टीचर पिंकी सिंह का ये इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल है। इसमें लिखा है कि उनके पास 1179 मतदाताओं के फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी है। वो 215 फॉर्म अपलोड भी कर चुकी हैं, लेकिन अब और नहीं होगा। न तो वो पढ़ा पाएंगी और न ही बीएलओ का काम कर पाएंगी। ऐसे में वो इस्तीफा दे रही हैं। इस्तीफा वायरल होने के बाद से टीचर पिंकी सिंह का मोबाइल बंद है। शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी उनके इस्तीफे की सूचना नहीं है। एबीपी न्यूज की टीम वायरल इस्तीफे वाली लेडी टीचर से बात करने उनके स्कूल पहुंची तो वो वहां नहीं मिली। मिल सकी तो स्कूल की प्रिंसिपल, जो टीचर पिंकी सिंह के इस्तीफे की वजह नहीं बता सकी। अब उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे भी किसी के द्वारा फ़ोन आया, 2-3 लोगों का फ़ोन आया कि उन्होंने शायद बीएलओ पोर्टल पर रिजाइन कर दिया है। अब इसके बारे में क्या है वास्तविकता हमें पता नहीं है। हो सकता है कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो उनको। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बीएलओ की ड्यूटी करना आसान नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी दोहरी है। ऐसे में ज्यादातर टीचर्स दोहरे काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पढ़ाई तो कम हो रही है इस समय। मैं बताऊं, मेरा अपना सबसे फर्स्ट मोटो है वो इस समय मेरा एसआईआर का है। मेरा एसआईआर पूरी तरीके से पूरा जो मेरा इस समय है, मेरा कोई भी एक वही वोटर्स जो है वो छूटना नहीं चाहिए। मेरे अंडर में 10 बीएलओ हैं और 10 के 10 पहले सबके घर घर बांट के आए हैं वो फॉर्म, फिर वहाँ से रिसीव करके ला रहे हैं, सबसे फॉर्म भरवा रहे हैं और मेरे 10 के 10 बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जो अपना फर्ज ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में उन पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मेधा रूपम के आदेश पर अब तक 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर लापरवाही बरतने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें लगभग 60 से अधिक जो बीएलओज हैं उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुए हैं।
इनके द्वारा इस जो तहरीर है उसमें ये आरोप ये है कि इन कर्मियों के द्वारा जो निर्वाचन संबंधी दायित्व है इनका निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है और जिससे निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। बहराइच में भी डीएम के आदेश पर एसआईआर की प्रक्रिया में हीला हवाली करने के आरोपी कुछ बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है। तो सस्पेंशन की भी कार्रवाई हुई है और एफआईआर की भी कार्रवाई हुई है और इसमें बाकी समस्त बीएलओ से मेरा अनुरोध है कि पूरी टीम के लिए जो कार्य 10 दिन में हमारा बचा हुआ सभी लोग मन से करें और इसको उस समय पूरा करें। एक तरफ बीएलओ पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ दोहरे काम के बोझ में कई जगहों से बीएलओ की मौत की खबरें भी आ रही हैं। लखनऊ के शिक्षा मित्र विजय वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिवार के मुताबिक मौत की वजह काम का बेइंतहा दबाव है। सुबह जाते थे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आते थे, फिर रात में आके तुरंत फिर जुट जाते थे काम में। बहुत टेंशन में रहते थे, कहीं इधर उधर आना जाना भी नहीं हो रहा था। इसी बीएलओ के चक्कर में फोन आते थे, उसी दबाव में था कि ये जल्दी करके दो, इसी दबाव में उसी के बाद ही से होने लगे थे। यकीनन परिवार को मदद मिलनी चाहिए। अगर वाकई बीएलओ पर काम का दोहरा दबाव है तो उससे भी निजात दिलाने की पहल होनी चाहिए। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 तक 15 करोड़ 44 लाख 30,052 मतदाता हैं। राज्य की मतदाता सूची को शुद्ध करने के काम में 1,62,486 बीएलओ लगाए गए, यानी एक बीएलओ के पास करीब 950 मतदाताओं की जिम्मेदारी है। इनकी मदद में पूरे यूपी में राजनीतिक दलों के 3,85,799 बीएलओ भी जुटे। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 नवंबर से अब तक 99.60% मतदाताओं में फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इनमें से 19.02% वोटर्स के फॉर्म अपलोड भी हो चुके हैं। 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म भरकर अपलोड होने हैं, यानी अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। इन सब के बीच चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली कवायद बता रही है, तो बीजेपी विपक्ष को घुसपैठिया हितैषी करार रही है। जबकि चुनाव आयोग की दलील है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है कोई योग्य मतदाता छूटे ना, कोई अयोग्य मतदाता जुड़े ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही सबसे बड़ा मुद्दा है। टीएमसी इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली कवायद बता रही है। ममता बनर्जी कभी पूरी प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रही हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर नए नए आरोप मढ़ रही हैं। आज भी उन्होंने आरोपों के 2 नए बम फोड़े हैं। अब इन आरोपों में कितना दम है और कैसे अब बंगाल में बीएलओ को भी बवाल का मोहरा बनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। सिर्फ 30 दिन में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम पूरा करना है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटे बूथ स्तर के अधिकारियों के मुताबिक काम ज्यादा है और समय कम। ऐसे में वो समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि दबाव कम हो सके। इसे लेकर पश्चिम बंगाल बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तस्वीर कोलकाता की है, जहां राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने में जुटे अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ बीएलओ तो सीईओ ऑफिस के अंदर भी दाखिल हो गए। दफ्तर के अंदर ही धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उन्हें बाहर निकाल दिया। इससे पहले इन अधिकारियों ने कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस तक मार्च भी निकाला। पश्चिम बंगाल के बूथ लेवल ऑफिसर्स का एक और संगठन है बीएलओ एकता मंच, जो बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के विरोध के तरीके के खिलाफ है। वैसे बूथ स्तर के अधिकारियों पर काम का दबाव बीजेपी भी मान रही है, लेकिन इसके लिए वो जिम्मेदार ममता सरकार को ठहरा रही है। काम का जवाब तो ज्यादा है ही उसके ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था चुनाव आयोग की तरफ से उसको कोई असिस्टेंट मुहैया कर दो, तो स्टेट गवर्नमेंट वो तो किया नहीं। वो भ्रम फैला रहा है, सीए को लेकर, एसआईआर को लेकर डरा रहा है, धमका रहा है।
टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ हाथ धोकर पड़ी हैं। पहले उन्होंने कुछ बीएलओ और मतदाताओं की मौत के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग से फौरन इस पर रोक लगाने की मांग की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भी लिखी। अब एक बार फिर से नए खत के जरिए चुनाव आयोग पर आरोपों का नया बम फोड़ा है। नई चिट्ठी में ममता बनर्जी ने 2 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य में संविदा पर काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्रों के कर्मचारियों को चुनाव आयोग के अभियान से दूर रहने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी का आरोप ये भी है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर की नियुक्ति की सिफारिश भी की है। दूसरा आरोप है चुनाव आयोग निजी आवासीय परिसरों में पोलिंग बूथ बनाने पर विचार कर रहा है। ममता बनर्जी को सोशल मीडिया के जरिए ही नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी जवाब दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के एक्स पोस्ट के जवाब में लिखा है, ममता बनर्जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके प्रति जवाबदेह हैं? आप उन्हें राजीव सिन्हा नहीं समझे, जिनके हाथ अभी भी पंचायत चुनाव के खून से सने हैं, जिसे उन्होंने आपके गुर्गे के रूप में अंजाम दिया था। यहाँ शुभेंदु अधिकारी जिस राजीव कुमार का जिक्र कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, जिन्हें बीजेपी टीएमसी की कठपुतली बताती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरा दम लगाकर बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं। लेकिन बंगाल में एसआईआर कितना जरूरी है, इसकी तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर से सामने आ रही हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों का जमावड़ा लगा है। लेकिन ये प्रक्रिया जरूरी क्यों है, इसका खुलासा हमारी ये रिपोर्ट करेगी, जिसमें एबीपी न्यूज की टीम ने एक ऐसे बांग्लादेशी को ट्रैक किया है जिसके पास बांग्लादेश और भारत दोनों का वोटर आईडी कार्ड है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही ऐसी भगदड़ मची है कि कोने कोने से अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हावड़ा के कटलिया इलाके में अवैध बांग्लादेशियों की एक पूरी फैमिली है जो बड़े आराम से रह रही है बिना किसी डर के, क्योंकि इस अवैध बांग्लादेशी फैमिली का मुखिया मोनिरुल इस्लाम गाजी बांग्लादेश का भी वोटर है और भारत का भी, जिसके सबूत आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों में मोनिरुल के बांग्लादेशी पिता मुस्लिम गाजी का नाम दर्ज है, जिसके माता पिता दोनों बांग्लादेश में ही रहते हैं। यहाँ तक कि मोनिरुल की पत्नी और बच्चे भी बांग्लादेश में रहते हैं। मोनिरुल इस्लाम बांग्लादेश और बंगाल दोनों जगह कई बार वोट डाल चुका है, जिसकी खबर लगते ही एबीपी न्यूज की टीम हावड़ा के कटलिया इलाके में पहुंची, जहां से मोनिरुल तो फरार हो गया, लेकिन उसका छोटा भाई अयूब अली पकड़ में आया, जिसे मोनिरुल ही भारत लेकर आया था। বাংলাদেশের কোথায় না ওখানে ভোট টোট দিত না বাংলাদেশে না বাংলাদেশে না এত ছোটবেলায় এসছে আমার না তোমার না ভোটার আই কার্ড তারপরে आधार कार्ड सब আছে। मोनिरुल इस्लाम पिछले 25 सालों से भारत का नागरिक बनकर रह रहा था, लेकिन बंगाल में वो अकेला अवैध बांग्लादेशी नहीं है। इसका अंदाजा हमें तब हुआ जब लोगों की भीड़ ने एबीपी न्यूज की टीम को घेर कर धमकियां देना शुरू कर दिया। ये गुस्सा एसआईआर का डर है, जो हर अवैध बांग्लादेशी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, जो सालों से अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। लेकिन अब वापस बांग्लादेश जाने के अलावा उनको कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। दिन हो या रात अवैध बांग्लादेशियों के झुंड बॉर्डर पार करने के लिए जुट रहे हैं। ऐसे ही एक बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी बोस पहुंचे थे। स्वरूपनगर बॉर्डर पोस्ट पर गवर्नर की कार को अवैध प्रवासियों ने घेर लिया, लेकिन गवर्नर बोस पहले ही कह चुके हैं कि एसआईआर से कोई अवैध बांग्लादेशी बच नहीं पाएगा। SIR is an important process in the execution of which, if there are any grievances,
that will be taken care of by the Election Commission. Certainly we are very optimistic that everything will go on well. बंगाल में एसआईआर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं पड़ोसी राज्य झारखंड के नेता। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक सभा में खुलेआम बीएलओ को घर में बंद करने, ताला लगाने तक की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करने लगी है, जबकि मंत्री का कहना है कि मीडिया ने बयान गलत तरीके से पेश कर दिया। इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इरफान अंसारी ने पिछले साल ही मंत्री पद की शपथ ली थी, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की कसम खाई थी, लेकिन साल भर के भीतर इरफान संविधान भरी प्रतिज्ञा भूल गए, भरे मंच से धमकी देने लगे हैं। अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। सुन रहे हैं आप, एक मंत्री खुलेआम सरकारी कर्मचारियों को घर में बंद करने की धमकी दे रहा है। ये इरफान अंसारी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं, झारखंड की जामताड़ सीट से लगातार चुनाव जीतते हैं, अभी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इन्होंने डराने और धमकाने वाला बयान देकर समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया है। आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। झारखंड में अभी चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और एसआईआर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उसमें इरफान अंसारी का ये भड़काऊ बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है। खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे, ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? बीजेपी मांग कर रही है कि मंत्री ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया है, इसलिए पद से हटाया जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि एसआईआर को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान का बयान प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा का अपमान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये बयान न सिर्फ कानून का मजाक है, बल्कि सीधा सीधा अराजकता फैलाने की कोशिश है। तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? क्या ये पलायन कर गए लोगों के वोट से जीतते हैं? एक तरीके से सरकार के खिलाफ काम करने के लिए वो आह्वान करें। झारखंड का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के मुस्लिम नेता का दिया गया विवादित बयान कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने मंत्री के बयान को लेकर सख्ती दिखाई है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। और अब बात दिल्ली के इंडिया गेट की, जहां पर माडवी हिडमा जैसे खूंखार नक्सली के समर्थन में नारे लगे, पोस्टर लहराए गए। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में यह सब कुछ हो रहा था। आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर मिर्ची पाउडर से हमला भी किया गया। कोर्ट ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसके आगे करता है। हाल ही में दिल्ली की जहरीली हवा और प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर कई नौजवान प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये नारेबाजी भी वही लोग कर रहे थे।
ये लोग नक्सलियों के कुख्यात कमांडर माडवी हिडमा के लिए अमर रहे जैसे नारे लगा रहे थे। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। जब तक प्रदूषण के खिलाफ इनका प्रदर्शन चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही इन लोगों को कुख्यात नक्सल कमांडर के समर्थन में नारेबाजी करते देखा गया, पुलिस हरकत में आई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में 1 करोड़ के इनामी और मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर भी थे। ये सब देखकर पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन इन्होंने पुलिस की चेतावनी को अनसुना कर दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों ने पुलिस पर ही चिली स्प्रे यानी मिर्ची पाउडर छिड़क कर हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस वाले घायल भी हो गए। हिडमा जो कुख्यात नक्सली है, जिसको सुरक्षा बलों ने फिलहाल मार गिराया है, उसके समर्थन में भी नारेबाजी हुई थी। पुलिस ने जो चिली स्प्रे है उसको भी रिकवर किया है। 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल करवाया गया है, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। दरअसल इंडिया गेट पर ट्रैफिक के लिए सी हेक्सागन पर हालात भी चिंताजनक दिखने लगे थे। आम लोगों की परेशानी और अर्बन नक्सल का चेहरा सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में दिखाई देने लगा। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की आवाज भी हैरान करने वाली थी। पुलिस एक एक तस्वीर पर नजर रखे हुए थी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंख में मिर्ची पाउडर झोंका, जिसके बाद पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए जब उनको साइड में किया गया तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और कुछ लोगों ने उनमें से चिल्ली स्प्रे का भी पुलिस पे इस्तेमाल किया। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसमें लीगल एक्शन लिया गया है और इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में सवाल प्रदर्शनकारियों से किया गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। आपके पास प्रूफ है स्प्रे का? पुलिस कह रही है ना, नहीं पुलिस कह रही है आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने अब तक इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने सबूत के तौर पर वीडियो भी कोर्ट में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। कोर्ट में पुलिस ने बताया है कि जब आगे पूछताछ होगी तभी नक्सलियों का लिंक पता लगेगा। आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। लेकिन आरोपियों के वकील ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लेते हुए कहा कि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन्होंने अपनी चेतना से प्रदूषण को जल, जंगल, जमीन से जोड़ा। इनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आरोपियों के वकील ने यह भी कहा कि एफआईआर में कहीं भी नक्सलवाद की बात नहीं कही गई है। इस मामले में 2 अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में दर्ज की गई है तो दूसरी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है। बीजेपी इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।